Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज आप लोगों का यहाँ पर 17 नंबर का सेट है। इससे पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का 16 नंबर तक के सेट में आप लोगों को करा चुकी हूँ। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर कराए जा रहे हैं कंप्लीट थ्योरी के साथ आप लोगों को चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर कराती हूँ। इसके अलावा देखिए एक तो आपकी कंटेंट बेस्ड सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आप लोगों का कंटेंट बेस्ड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप लोगों को कराए जा रहे हैं। और जो दूसरी क्लास आप लोगों की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की चल रही है वो है सिर्फ पेडागोजी की क्लास की। ठीक है, पेडागोजी की अभी तक सिर्फ 3 क्लासेज ही आप लोगों की हो पाई हैं। इसके बाद देखिए कल भी मैं आप लोगों की अपलोड करूंगी 4th नंबर की क्लास। आज जो है वो आपकी कंटेंट बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, इससे पहले 16 क्लासेस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो ये क्लासेस भी ज़रूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं और विद कंप्लीट थ्योरी के साथ आप लोगों को चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर का चयन करें। देखिए ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा गया है, मैं एक प्रैक्टिस सेट में और ये क्वेश्चन आप लोगों को करा चुकी हूँ कि चोल के अभिलेखों में जो ये उल्लिखित शब्द हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है पॉइंट वो है आपका वेलनबगई, सेकंड है देवदान, थर्ड है आपका पलिचंदम और डी जो ऑप्शन है वो है शालाभोग। तो ये चारों चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ हुई हैं। तो देखिए फर्स्ट जो विकल्प दिया गया है वो है सभी 4 भूमि की श्रेणियाँ हैं, चारों माप की इकाई हैं, सभी 4 प्रकार के कर हैं या फिर चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो देखिए ये जो चोल अभिलेखों में यूज़ की गई हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए गए शब्द हैं। तो ये है सभी 4 भूमि की श्रेणियाँ। ठीक है, जो भूमि की श्रेणियाँ यहाँ पर यूज़ की गई हैं किस किस चीज़ों के लिए यूज़ की गई हैं तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए थ्योरी में आप लोगों को साथ साथ कराती चलती हूँ। यहाँ पर देखिए भूमि के प्रकार दिए गए हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट जो है देखिए वो है आपका वेलनबगई। जो वेलनबगई है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो देखिए गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, किसकी भूमि के लिए यूज़ किया गया शब्द है ये, गैर ब्राह्मण जो किसान होते थे उनकी भूमि। ब्रह्मदेह जो होती है वो होती है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, थर्ड नंबर जो आती है शालाभोग, शालाभोग होती है किसी भी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है देवदान। देवदान है देखिए मंदिरों को, देवदान से आपको देव मतलब प्रभु को दान में दी गई, ठीक है, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, ऐसे ही आपका पलिचंदम, पलिचंदम क्या है, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो देखिए ये चोल अभिलेखों की कुछ भूमियाँ हैं, ठीक है, इनका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो कितने प्रकार की 5 to 6 प्रकार की हैं ये आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ये मैचिंग्स में आप लोगों से पूछी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है संसाधनों से रिलेटेड, निम्नलिखित संसाधनों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट है अभ्रक, बी है वन, सी है प्राकृतिक गैस, डी है मृदा और ई है जल। उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। तो देखिए अभ्रक जो है आपका, देखिए जो अभ्रक है वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका वन, वन होता है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस नहीं होता है, मृदा सही है और जल भी आप लोगों का सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था प्राकृतिक जो नवीकरणीय संसाधन है तो कौन कौन से यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे, बी, डी और ई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित होते हैं और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इसके भंडार को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर जल, मृदा और जो वन है वो क्या है, तो वो है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगर अनवीकरणीय संसाधन की हम लोग बात करें तो देखिए वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसमें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक हो जाती है। इस प्रकार के संसाधन जो होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए नेक्स्ट है मृदा के विचरण या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो देखिए ए दिया गया है मूल चट्टान,
बी दिया गया है स्थलाकृति, सी है जलवायु संबंधी कारक या फिर डी है समय। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ के मृदा के विचरण या फिर गठन में जो कारक होते हैं वो कौन से मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, एक तो आपका मूल चट्टान यहाँ पर बिल्कुल सही है, और जो नेक्स्ट है वो आपका कौन सा है यहाँ पर, तो देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर है वो है आपका जलवायु संबंधी कारक। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी पॉइंट जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही है, ए और सी, मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक। अब देखिए यहाँ पर जो मृदा है, मृदा से रिलेटेड कारक यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है मृदा। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। देखिए जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है देखिए समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, तो ये है आपके मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कारक आप लोगों के थे, जलवायु संबंधी कारक और दूसरा जो था वो आपका मृदा। ठीक है, दूसरा था आपका मूल चट्टान। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के सही है, स्थलाकृति और समय जो है वो यहाँ पर मुख्य भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता था। तो देखिए कौन सा आदिवासी समुदाय है जो उड़ीसा के जंगलों में रहता था, खोड़ है, मुंडा है, गौड़ है या फिर खासी है। तो देखिए यहाँ पर जो समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता था वो है खोड़ समुदाय। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार काम करती है किस पर। तो देखिए वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या फिर क्षेत्रीय स्तर पर। तो देखिए भारत में जो सरकार है वो किस स्तर पर कार्य करती है। तो देखिए ना तो वार्ड स्तर पर करती है, ना ही क्षेत्रीय स्तर पर। कौन से सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, बी और सी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लेबर चौक किसको कहा जाता है। तो देखिए जो लेबर चौक है वो किसको कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, ऐसी जगह जहाँ मजदूरी की बिक्री होती हो, ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ मजदूरों को रेन बसेरा दिया जाता है। तो देखिए जो लेबर चौक है वो किसको कहा जाता है, तो लेबर चौक होता है ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा स्थान होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर देखिए लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं अपने औजार के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं, लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए अभी कथन ए यहाँ पर दिया गया है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण आर दिया गया है, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, और देखिए यहाँ पर जो आर है, जो कारण है, वो ए की बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। देखिए व्यक्ति और समुदाय जो होते हैं वो सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। और देखिए किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए हर लोकतंत्र को लोकतांत्रिक निर्णय लेने के आदर्शों को साकार करना होता है। ठीक है, यह एक बार में हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए इसके लिए हमेशा क्या होता है, निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है, तभी चीज़ें यहाँ पर हो पाती हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी देश को पूरी तरीके से हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो सकती है। ठीक है, उसको हासिल करने के लिए एक बार में चीज़ें नहीं हो पाती हैं, निरंतर उस चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जेंडर असमानता का समाधान किसके स्तर पर करने की जरूरत है। तो देखिए केवल परिवार, समाज और सरकार, केवल सरकार, परिवार और समाज। देखिए जहाँ पर आपको केवल वर्ड दिखेंगे वो तो पेडागोजी में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इनको तो आप देखते ही बिल्कुल हटा देना। ठीक है, नेग्लेक्ट ही कर देना, ये ऑप्शंस आप लोगों को नहीं लगाने होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बचता है परिवार, समाज और सरकार, और लास्ट जो है वो है आपका परिवार और समाज। तो देखिए जो असमानता का समाधान है वो कौन से स्तर पर किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें परिवार भी शामिल हो, समाज भी शामिल हो और सरकार भी शामिल हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
निम्न में से कौन सा कथन 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान सिक्कों के बारे में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये है कि कौन सा इनके बारे में सत्य है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन ट्रू है एक ऑप्शन को छोड़ करके, इसलिए यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है वो नहीं, यहाँ पर क्या है, गलत है। पूछा गया कि देखिए कौन सा यहाँ पर ट्रू है, इसलिए देखिए दोनों चीज़ें पढ़ लिया करें, इंग्लिश भी और हिंदी भी। कभी कभी हिंदी में जो टाइपिंग मिस्टेक होती है वो मिल जाती है। देखिए यहाँ पर तो लिखा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, लेकिन हिंदी में दिया गया है कि कौन सा जो है इनमें से सही नहीं है। इसलिए बेटा देखिए दोनों की दोनों चीज़ें आप लोग पढ़ लिया करिए, ये नहीं कि आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश पे डिपेंड रहना है या फिर हिंदी पे डिपेंड रहना है। एक बार आप लोग क्वेश्चन वहाँ पर देख लिया करिए, ये क्वेश्चन 2-3 बार मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर सही है। ये पूछा गया है सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट है उनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। डी पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए ए, बी और डी पॉइंट यहाँ पर क्या है आप लोगों के बिल्कुल सही है, सिर्फ सी पॉइंट को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी। अब देखिए जो यहाँ पर बात हुई है जत्थों में और मिसलों में चेंज करने की, तो देखिए 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, ठीक है। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे जो सामूहिक निर्णय होते थे वो लेते थे, जिन्हें गुरमत्ता कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था की स्थापना की। अब देखिए जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन देखिए जो पॉइंट है उसमें किसानों को नहीं बोला गया, किस चीज़ को, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने ऐड कर दी गई है कि देखिए इन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का, ठीक है, मुसलमानों से नहीं लिया गया था बल्कि किसानों से लिया गया था उनकी उपज का 20% कर, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये जो पॉइंट है ये गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, जो पॉइंट सी है वो गलत है, इसके अलावा सारे ही पॉइंट्स आप लोगों के बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकथन ए दिया गया है, देखिए 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी, देखिए 1885 में। कारण आर दिया गया है सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है, तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए व्याख्या नहीं करता, ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा। दोनों बिल्कुल सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए A.O. ह्यूम जो थे उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ ला करके कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं। देखिए पहले 1880 में इन्होंने महसूस की जा रही थी कि परंतु इल्वर्ट विधेयक ने इस चाह को गहरा कर दिया था। मतलब पहले था इसको बनाने का, देखिए जो भारतीयों ने एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत के लिए ये चीज़ की थी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ पास नहीं हो पाई। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था, ठीक है। अब इसमें जो संगठन था, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य थे, ठीक है। प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे ये लोग, ठीक है। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश
संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। अब देखिए, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एहो ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आप लोगों को मिल गए। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समाज सुधारकों हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए कार्य किया। बी पॉइंट है, दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं कि यहाँ पर जो हरिदास ठाकुर थे और ईवी रामास्वामी नायकर थे, इन दोनों ने ही समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए कार्य किया। ठीक है, दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। अब देखिए यहाँ पर जो प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर हैं, एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी। तो देखिए पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो देखिए ये ब्राह्मणों के अधीन थे, जो जाति प्रथा थी उसके कट्टर आलोचक थे। देखिए यहाँ पर देखिए पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता और जो महिलाएं होती थी, महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया था। तो देखिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। देखिए ये भी, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए कथन ए दिया गया है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, मीडिया को हर चीज़ का आंसर करना होता है। ठीक है, लोकतंत्र में कोई भी चेंज होता है, सरकार बनती है, तो हर चीज़ के लिए जो मीडिया होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, कारण आर दिया गया है, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपात पूर्ण। तो देखिए ये पॉइंट भी आप लोगों का सही हो जाता है कि मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन देती है वो पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए बल्कि विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किस चीज़ के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो देखिए 2006 में जो लागू हुआ था वन अधिकार अधिनियम, ए पॉइंट है वनवासी, बी है अनुसूचित जनजाति, सी है पेपर मिल मालिक, डी है जानवर अधिकार कार्यकर्ता। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो देखिए नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन आप लोगों को करना है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए सिर्फ ए और बी पॉइंट ही यहाँ पर सही है, वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा पेपर मिल मालिक, जानवर अधिकार कार्यकर्ता, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सरपंच की तरह काम करता है। देखिए कौन है जो सरपंच की तरह काम करता है। फर्स्ट है ग्राम सभा का सचिव, बी है खंड विकास अधिकारी, थर्ड है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य, फोर्थ है बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कौन है जो सरपंच की तरह कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित या चुना गया एक वार्ड सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें।
ए पॉइंट दिया गया है, बुनकर होते थे, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। बी पॉइंट दिया गया है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो देखिए व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया, ये पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। बुनकरों के बारे में, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। तो केवल ए ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, केवल फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन था ये आप लोगों का। आज की जो क्लास है वो आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के इस क्लास में लेकर के आई थी वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। देखिए डेली अपनी जो क्लासेस हैं प्रैक्टिस सेशन लगाते रहिए, एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए ये जो आप लोगों का मंथ है ये तो फेस्टिवल में चला जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आप लोगों के पास है। तो इसलिए देखिए प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए और साथ साथ जो अपनी एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो भी अपने साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि नोट्स आप लोगों के अच्छे होंगे तो जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने नोट्स भी साथ साथ करते रहिए। देखिए सारी ही क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं एसएसटी की, तीनों सब्जेक्ट्स की। ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो, ठीक है, तीनों ही आप लोगों के सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट की क्लास साथ साथ देखते रहिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है, अच्छे से नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, बुक की रीडिंग यहाँ पर नहीं कराई जा रही है, शॉर्ट में जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सब चीज़ों को देख करके आपके जो नोट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अपने नोट्स भी करते रहिए और साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट है वो भी अपने लगाते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।